नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका ने आसमान पर राज करने की रेस में भारत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने रातों रात खलबली मचा दी है। अमेरिका के वादे कुछ और थे, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने भारत पर जो दांव चला है उसने हमारी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एविएशन परियोजना एमका प्रोजेक्ट के पहियों के अंदर ब्रेक लगाने की कोशिश कर डाली है। और आज इसको लेकर के एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, एक ही झटके के अंदर अमेरिकी विदेशी कंपनी ने अपने सबसे अहम पुर्जे की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है जिस पर हमारे भविष्य के आसमान की सुरक्षा यानी कि एमका प्रोजेक्ट टिका हुआ था। दोस्तों, रक्षा सौदे की दुनिया के अंदर ऐसे अचानक बदलाव कभी बिना सोचे समझे नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी और व्यापारिक चाल काम करती है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई तगड़ी प्लानिंग कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक कारोबारी लालच है या फिर भारत को जानबूझकर किसी गहरे विदेशी जाल के अंदर धकेलने की बहुत बड़ी साजिश? और दोस्तों, इसी वक्त खबर यह भी आती है कि जिस तरीके से भारत के एमका को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं, जिस तरह भारत के तेजस को रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो तगड़ा कर रहा था, कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा था। और इसे डिकोड करना बेहद जरूरी है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा था। और अब वो बड़ी बात है दोस्तों कि वो इजराइल के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। इजराइल के साथ में क्या कुछ कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इस पूरी चीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुद्दा है भारत का सबसे बड़ा और सबसे घातक प्रोजेक्ट एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह है हमारा अपना पूरी तरह से स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनने वाला है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता, जो ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ता है और जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके के अंदर घुस करके तबाही मचाने का दम रखता है। इस महाबली जेट को उड़ने के लिए एक बेहद ताकतवर दिल की जरूरत है, यानी कि इसका इंजन। और दोस्तों, यहीं पर अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई ने सारा खेल कर दिया है। जो जीई F414 इंजन कल तक 80 करोड़ रुपए का बता रहा था, आज उसकी कीमत सीधे 200 करोड़ रुपए प्रति इंजन मांगने लग गया है। दोस्तों सोचिए, एक ही झटके के अंदर कीमत 2.5-3 गुना कर देना, क्या ये आम बात है? दोस्तों, बात सिर्फ इंजन की कीमत तक ही नहीं रुकी है। अमेरिकी कंपनी ने एक और भारी भरकम शर्त हमारे ऊपर थोप दी है। उसका कहना है कि अगर भारत में इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग लाइन और असेंबली सेटअप लगाना है तो उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की एडिशनल रकम भी चुकानी होगी। दोनों देशों के बीच में जो बातचीत बहुत तेजी से और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही थी, वो अब इस अचानक आई डिमांड के कारण पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, अटक गई है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये हमारी वायुसेना के भविष्य का सवाल है। इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए दोस्तों हमें रक्षा क्षेत्र के दिग्गजों की बात को सुनना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और एविएशन आर्किटेक्ट विजेंद्र के ठाकुर और लड़ाकू विमान इंजन प्रोजेक्ट के सीनियर एक्सपर्ट सौरभ झा ने इस पूरे मामले की जो परतें खोली हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, हमारा शुरुआती प्लान ये था कि एमका के प्रोटोटाइप यानी कि शुरुआती मॉडल के अंदर हम अमेरिका का GE F414 इंजन लगाएंगे, इसका कड़ा टेस्ट करेंगे और जब ये पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो फाइनल विमान के अंदर कोई और शायद अपना खुद का स्वदेशी इंजन लगा देंगे। दोस्तों, सुनने के अंदर ये प्लान बहुत शानदार और सुरक्षित भी लगता है, लेकिन दोस्तों असलियत के अंदर यही हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक साबित हो सकती है। विजेंद्र के ठाकुर ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा है कि यह रणनीति ही बुनियादी तौर पर गलत है। असल में कभी भी एयरफ्रेम यानी कि विमान के बाहरी ढांचे के आधार पर इंजन नहीं बनता, बल्कि इंजन की ताकत उसके आकार और उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा का पूरा विमान डिजाइन किया जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी आम सेडन कार के ढांचे के अंदर किसी रेसिंग कार का भारी भरकम और पावरफुल इंजन फिट करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कार की चेसिस, उसके सस्पेंशन, उसका वजन
उसका वजन संतुलन, सब कुछ बदलना पड़ेगा। बिल्कुल यही हाल आधुनिक फाइटर जेट्स का होता है। एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर इंजन बदलना बच्चों का खेल नहीं है। विमान का हर एक हिस्सा, हर एक बारीक पुर्जा इंजन से सीधे जुड़ा होता है। हवा खींचने वाला एयर इनटेक डिजाइन, इंजन बे का आकार, विमान का वजन संतुलन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाइड्रोलिक्स और यहां तक कि विमान को उड़ाने वाला पायलट कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी सिर्फ और सिर्फ उसी खास इंजन के हिसाब से कोड किया जाता है। अगर आप कल को जीई का इंजन हटा करके कोई दूसरा इंजन लगाते हैं जिसका वजन, आकार या हवा खींचने की कैपेसिटी थोड़ी सी भी डिफरेंट हुई, तो आपको पूरे विमान का ढांचा फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। ये एक ऐसा तकनीकी दलदल है जिसके अंदर एक बार अगर आप फंस गए तो बाहर निकलने के अंदर सालों लग जाते हैं, पैसा भी पानी की तरह बहता है। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमने विदेशी इंजन के साथ में प्रोटोटाइप उड़ा भी लिया और बाद में अपना स्वदेशी या फिर कोई दूसरा इंजन इसके अंदर फिट करने का फैसला किया तो क्या होगा। सैन्य विमानन का इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर फाइटर जेट का इंजन बदलने का मतलब होता है प्रोजेक्ट को 2 से 5 सालों तक पीछे धकेल देना। हर एक टेस्टिंग दोबारा होगी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। थर्मल सिग्नेचर यानी कि विमान से निकलने वाली गर्मी जिसे रडार पकड़ता है, उसे भी नए सिरे से छिपाना पड़ेगा। दुनिया की जो भी बड़ी वायुसेनाएं हैं वो पहले ही दिन तय कर लेती हैं कि उन्हें कौन सा इंजन इस्तेमाल करना है और फिर वो अंत तक उसी के ऊपर टिकी हुई रहती हैं। भारत का बीच रास्ते में इंजन बदलने का ये आइडिया शायद अमेरिका की समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? तो एक्सपर्ट सौरभ झा बताते हैं कि इसके पीछे सिर्फ जियोपॉलिटिकल साजिश ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा कमर्शियल फैक्टर भी है। आज के टाइम के अंदर दुनिया भर के अंदर एविएशन इंडस्ट्री की सप्लाई चेन की लागत आसमान छू रही है, महंगाई अपने चरम पर है और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि तकनीकी हस्तांतरण की फीस काफी बढ़ चुकी है। जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियां मुफ्त के अंदर अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं बांटती हैं। जब आप उनसे भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइन लगाने को कहते हैं तो वो लाइसेंसिंग और स्थानीयकरण के नाम पर मुंह मांगी रकम वसूलने की कोशिश करते हैं। ये उनका बिजनेस मॉड्यूल है जिससे वो सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है हमारा अपना ऑर्डर साइज। दोस्तों, भारत ने GE F414 इंजन का सिर्फ एमका के अंदर ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 और नौसेना के ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर यानी कि टेड BF के अंदर भी इस्तेमाल करने का प्लान किया है। हमारा प्लान करीब 200 इंजन खरीदने का है जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और लुभावना ऑर्डर है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट अभी खुद ही अटका हुआ है और टेड BF तो अभी पूरी तरह से फाइलों से बाहर भी नहीं निकल पाया है। जब आपके पास में पक्के ऑर्डर्स नहीं होते और आपकी बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर देरी का शिकार हो रहे होते हैं तो सामने वाली कंपनी को मोल भाव करने का पूरा मौका मिल जाता है। GE को मालूम है कि 200 इंजन का ऑर्डर अभी 100% पक्का नहीं है क्योंकि हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। लिहाजा दोस्तों, वो कम इंजन बनाने के जोखिम को कम करने के लिए प्रति यूनिट कीमत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई पावरफुल देश आपको अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट का दिल यानी कि इंजन देता है तो वो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा उसी के मोहताज रहें। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन जाएं, कल को ग्लोबल मार्केट के अंदर उसी के विमानों को टक्कर देने लग जाएं। ये एविएशन की दुनिया का कड़वा सच है। फाइटर जेट का इंजन बनाना कोई साधारण इंजीनियरिंग नहीं है। इसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स को उस भयानक तापमान पर काम करना होता है जहां लोहा भी पिघल करके पानी बन जाता है। इसके लिए जिस खास किस्म की धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी की जरूरत होती है वो दुनिया के सिर्फ 4 या 5 देशों के पास में है और ये टेक्नोलॉजी इतनी गुप्त रखी जाती है कि कोई भी कंट्री इसे अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं देती है। लिहाजा अमेरिका जानता है कि भारत के पास में अभी उच्च थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजन नहीं हैं। वो हमारी उसी कमजोरी की नस को दबा रहा है। अगर GE के साथ में बात नहीं बनी तो हमारे पास
रास्ता क्या बचता है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की EJ200 इंजन या फिर फ्रांस की जानी मानी कंपनी सैफ्रॉन के नए M88T रेक्स वर्जन की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन हर रास्ते के अंदर कांटे हैं। दिक्कत वही ढांचागत बदलाव की है। अगर हम आज GE को छोड़कर के फ्रांस या ब्रिटेन के पास जाते हैं तो एमका के अब तक के डिजाइन में बहुत बड़े और महंगे बदलाव करने पड़ेंगे। नया इंजन मतलब एयरफ्रेम का नया डिजाइन, और दूसरी बात सैफ्रॉन का जो नया इंजन वर्जन है वो अभी पूरी तरीके से साबित भी नहीं हुआ है। मतलब अगर हम उस तरफ जाते भी हैं तो एक नए और अनजान रास्ते के ऊपर कदम रखेंगे जिसका तकनीकी जोखिम बहुत ज्यादा है। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया के सामने टारगेट रखा है कि 2035 तक हमारा ये 5वीं पीढ़ी का महाबली विमान आसमान का सीना चीरता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन इन ताजा अड़चनों को देखते हुए क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, इस मामले में एक्सपर्ट्स की माने तो ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। किसी भी फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में पहली उड़ान भरने में ही कम से कम 30 महीने लग जाते हैं। उसके बाद सालों तक कड़े टेस्ट होते हैं। अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग ऊंचाइयों के ऊपर विमान को परखा जाता है। अगर जी के साथ में आज इसी वक्त डील फाइनल हो जाती है तो शायद हम अपनी तय टाइमलाइन के थोड़ा करीब पहुंच जाएंगे। इस देरी का असर एक चैन रिएक्शन की तरह होता है जो कई लेवल्स के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे शुरुआती प्रोटोटाइप का निर्माण अटक जाएगा जो पहले ही तय समय से काफ़ी पीछे चल रहा है। इसके बाद में ग्राउंड टेस्टिंग और सारे सिस्टम्स को जोड़ने वाले इंटीग्रेशन फेज का काम भी रुक जाएगा। फिर उड़ान परीक्षण का कार्यक्रम पीछे खिसकने लगेगा और आखिर में हमारी वायुसेना को ये विमान मिलने की तारीख अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारी एयरफोर्स को इस वक्त आधुनिक लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। अगर ये प्रोजेक्ट लेट होता है तो हमारी हवाई ताकत पर सीधा असर पड़ेगा और इसका जश्न हमारे विरोधी देश जरूर मनाएंगे। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि भारत का एमका सिर्फ एक विमान प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री की तकनीकी क्षमता के निर्माण का सबसे बड़ा महायज्ञ है। ये हमारी इंजीनियरिंग, हमारी सोच और हमारे भविष्य का प्रतीक है। लिहाजा इसकी रफ्तार किसी आम कमर्शियल विमान जैसी नहीं हो सकती है। इसके अंदर बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं हम उसी पुरानी गलती को तो नहीं दोहरा रहे हैं जिसने हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स को सालों तक लटकाए रखा था। हमें अपने अतीत से सबक लेना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का तेजस प्रोग्राम कई दशकों तक लटका रहा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंजन की डिपेंडेंसी, कुछ तकनीकी चुनौतियों और उत्पादन की धीमी रफ्तार के कारण हमारा तेजस लटकता गया। हमने शुरुआत के अंदर कावेरी प्रोजेक्ट के ऊपर शानदार सपना देखा था, लेकिन वो सपना समय पर पूरा नहीं हो सका और आखिर के अंदर हमें विदेशी इंजनों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। आज एक बार फिर से हम उसी दोराहे के ऊपर खड़े हैं। अगर आज हमने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि आज के एमका और पुराने तेजस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। आज का भारत तकनीकी रूप से बहुत आगे निकल चुका है। हमारे एवियोनिक्स, शक्तिशाली ऐसा रडार्स, मिशन कंप्यूटर और विमान के बाहरी कंपोजिटिंग ढांचे को बनाने की तकनीक के अंदर हमने ज़बरदस्त महारत हासिल कर ली है। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी पूरी ताकत के साथ में इस मैदान में उतर चुका है। देश के अंदर ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहे हैं। भारतीय कंपनियां अब दुनिया भर के एविएशन दिग्गजों को कल पुर्जे सप्लाई कर रही हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, तमाम सफलताओं के बाद में असली दर्द आज भी वही है, एक उच्च थ्रस्ट वाला आधुनिक टर्बोफैन इंजन। ये किसी भी लड़ाकू विमान की आत्मा होता है। जब तक हम खुद का एक पावरफुल फाइटर जेट इंजन बनाने के अंदर पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर कोई दूसरा देश हमें इसी तरह अपने जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करता रहेगा। रक्षा तकनीक की दुनिया के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहां हर देश सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखता है, अपना फायदा देखता है। आज जो दोस्त है, कल वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए
हमारे प्रोजेक्ट्स को ही लटका सकता है। ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक इंजन या उसके करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती है, ये लड़ाई भारत की रणनीतिक आज़ादी और संप्रभुता की होती है। अमेरिका की जी कंपनी का ये रुख हमें चेतावनी दे रहा है कि किसी भी विदेशी शक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, इंजन की तकनीक दुनिया की सबसे सुरक्षित और गुप्त रखी जाने वाली टेक्नोलॉजी है। कोई भी देश इसे आसानी से साझा नहीं करता, चाहे आप उसे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना दे दें। हमें इस कड़वे सच को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारा देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हमारी स्क्वाड्रन की तादाद तेजी के साथ में बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना के फाइटर जेट्स यानी कि वहाँ के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट लेने वाला है, और चाइना इस मामले में अपने J-20 फाइटर जेट्स जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको वो डिप्लॉय कर चुका है पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर। यानी कि दुश्मन हमारे से एडवांटेज वाली स्टेज के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन हमारी एयरफोर्स के पास में आज भी फाइटर जेट्स की कमी महसूस हो रही है। लेकिन हम जिस देश के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे उसने ऑलरेडी हमारे तेजस के इंजनों को देने के अंदर ही बहुत ही डिले किया है, और आज की डेट में तो वहां ट्रंप महोदय हैं जो भारत के साथ में जिस तरीके का दोहरा व्यवहार कर रहे हैं वो सब लोग देख भी पा रहे हैं। दोस्तों, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि ट्रंप की टेढ़ी नजरें इस वक्त इजराइल के ऊपर भी टिक चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि उसने तुर्की को अपने फाइटर जेट का यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन देने की बात कर दी है। तो सोचिए, वो अपने करीबी दोस्त जो उसका सबसे सगा दोस्त है इजराइल, उसके दुश्मनों को भी वो सप्लाई लाइन बढ़ा रहा है। तो सोच लीजिए, भारत तो बहुत दूर की बात है। हमें किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दम पर ये सारी चीज़ें विकसित करनी होंगी। इसके लिए चाहे कोई भी जोर लगाना पड़े, हमें लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें जो बंद पड़ा कावेरी प्रोजेक्ट है उसके अंदर जान फूंकने की ज़रूरत है, या फिर हमें ब्रिटेन वाली रोल्स रॉयस जिसने अपने पूरे IPR तक देने की बात हमसे की है उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म डील करनी चाहिए कि आप भारत के अंदर ही बनाइए, या फिर हमें फ्रांस वाली उस सैफ्रॉन कंपनी के साथ में डील करनी चाहिए जो कभी कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ी थी लेकिन बीच रास्ते में छोड़ करके चली गई थी। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। साथ ही क्या हमें एक बार फिर से रसिया की तरफ देखना चाहिए जिसके पास में इंजन्स हैं लेकिन उसके इंजन्स की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी बताई जा रही है। क्या करना चाहिए, क्या सोचना है आपका इस मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।